हे गाइस, मेरा नाम प्रवीण सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं और क्या केमिस्ट्री उनके साथ क्या होती है इन्वॉल्व होती है। बेसिकली हमारी क्या है कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि डायोड कैसे काम करते हैं और कैसे दिखते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मॉसफेट की बात करेंगे, पावर ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे और हम गेट्स की भी बात करेंगे, चाहे वो एंड गेट हो, नॉर गेट हो, एक्सऑर गेट हो और नॉट गेट हो। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है मैटर की स्टेट। सो मैटर की बेसिकली तीन स्टेट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। वो हमारी होती है गैसियस, वो होती है लिक्विड और तीसरी होती है सॉलिड। सो जो गैसियस स्टेट होती है उसमें जो एटम और एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लेवल होता है बहुत ही वीक होता है। यानी कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल अगर इधर है तो दूसरा एटम और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर होगा। इसके वाइब्रेशन से या इसके मूवमेंट से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन लेवल क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। वेयर एज जो लिक्विड होता है वो इंटरेक्शन लेवल क्या होता है, इसमें स्ट्रांग होता है। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन इतने भी पैक नहीं होते कि वो सॉलिड की फॉर्मेशन कर सके। सो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस स्टेट होती है उसमें जो भी एटम या मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। वेयर जो लिक्विड होता है उसमें जो एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो गैसेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वेयर जो सॉलिड होते हैं उसमें जो भी हमारा इंटरेक्शन लेवल होता है बहुत ही हाई होता है। बिकॉज जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एकदम क्लोजली पैक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि यहाँ पे सभी एटम क्या है, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक है, एकदम क्लोजली पैक है और जिसकी वजह से क्या रहता है, हमेशा सॉलिड कहलाता है। तो सॉलिड में जो भी इंटरेक्शन लेवल होता है वो गैस और लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम क्लोजली पैक होता है। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि इन दोनों हाथों के बीच में अगर गैस भरी हुई है तो उसको अगर मैं कंप्रेस करूं तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, लिक्विड की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज सभी एटम सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए होंगे, एक दूसरे के पास आ गए होंगे, तो लिक्विड की फॉर्मेशन कर देगा। उसको और कंप्रेस करूं तो हम कह सकते हैं सॉलिड की फॉर्मेशन कर देगा। बिकॉज जो इंटरेक्शन लेवल होगा वो और भी ज़्यादा क्या हो गया होगा, हाई हो गया होगा। सो ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड समझने से पहले हमें एटम समझना होगा। सो एक आइसोलेटेड एटम की अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है उसका न्यूक्लियर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और उसका जो शेल है। सो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका खुद का एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। अपना खुद का क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। दैट मीन्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी लेवल्स क्या नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं कर सकते। किसके हिसाब से, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी लेवल्स नहीं हो सकते। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं हो सकती है। सो इन शॉर्ट किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या नहीं हो सकती है, सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकती। यानी कि इसके पास अगर ए एनर्जी है तो दूसरा ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके पास सेम एनर्जी होगी। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं तो जो भी एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या होती है, सम होती है काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी की। इस इक्वेशन में अगर मैं स्क्वाड्रेनियस वेव इक्वेशन पुट करता हूं तो कुछ इस तरीके से देखेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। नाउ इस इक्वेशन को देख के हमें उतना क्लियर नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या नहीं हो सकती, सेम क्यों नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड किया है कि जो भी एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शन होती है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है। सो इन शॉर्ट जो हमारा स्क्वाड्रेनियस वेव इक्वेशन है उससे इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होती है, ये पॉइंट क्या नहीं हो रहा है, स्क्वाड्रेनियस वेव इक्वेशन से क्लियर नहीं हो रहा है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जिससे हमें क्लियर होगा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्यों सेम एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसको देखो, जो भी एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। और हमें मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने के लिए या स्टेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके स्पिन क्वांटम नंबर को जान पाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट
जो भी हमारी एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जो पोजीशन होती है वो क्वांटम नंबर से पता चलती है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों ही किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकते हैं। सो ये तीन क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन और किसी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, स्पिन का। सो कंसीडर करो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले शेल में है, सो उसका एक सब शेल होगा और एक ऑर्बिटल होगी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर दिया जाए तो उसका शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो उसका स्पिन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि एक -1/2 से स्पिन करेगा, एक +1/2 से क्या करेगा, स्पिन करेगा। सो स्पिन हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो इन शॉर्ट जो भी हमारा क्वांटम नंबर है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होंगे, इसीलिए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी लेवल्स नहीं होती है। नाउ अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो आता है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सो कंसीडर करो कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, लेट अस से 2 हाइड्रोजन एटम है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पहले ऑर्बिट में, जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, पहली ऑर्बिट में। इस वाले में भी जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, पहली वाली ऑर्बिट में। अभी इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन लेवल है वो बहुत ही कम है, कह लो 0 है। अब जैसे जैसे ये एटम क्या होंगे, पास आएंगे, जैसे जैसे ये एटम क्या होंगे, पास आएंगे, जो पहला इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, बिकॉज ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। सो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन का होगा। तो ये इसको रिपल करेगा, ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन के और ये वाले इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेगा, धकेलेगा। सेम वे में ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये इससे धकेला जाएगा। सो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐड करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्बिट होगी वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब ये दोनों दूर दूर थे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जैसे जैसे ये पास आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐड करेगा, और जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो रेंज आई है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या ये जो रेंज आई है जहाँ पे ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो सकती हैं, सो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो सकती है, यानी कि ये पहले एनर्जी लेवल, ये दूसरी एनर्जी लेवल, सो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन की, ये जो रेंज आई है कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और इस वाले की पहली ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, वो जब पास आए तो ये जो ऑर्बिट था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसमें एक रेंज ऑफ ऑर्बिट्स में या एक रेंज ऑफ शेल्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो ये जो रेंज आई है, ये जो वाइड रेंज है किसकी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस वाइड रेंज को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसी एनर्जी बैंड्स में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो फिर से एक बात समझो कि जो भी हमारा पहला एटम था उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले शेल में था, जो दूसरा एटम है उसका भी इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले शेल में है। अब इन दोनों के पास क्या अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, जैसे जैसे ये पास आएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐड करेगा, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करेगा, बिकॉज इन दोनों का न्यूक्लियस क्या करेगा, इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इसकी शेल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी एक रेंज ऑफ शेल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वाइड रेंज ऑफ क्या बोलते हैं, वाइड रेंज ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं। सो जो पहला शेल था अगर वो यहाँ पे था तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें क्या मिल जाएगी, एक वाइड रेंज मिल जाएगी, एक वाइड रेंज मिल जाएगी, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग में दोनों पास आए, डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब इन दोनों इस वाइड रेंज में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस वाइड रेंज को ही क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बैंड बोलते हैं। इस वाइड रेंज को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्यों, और एनर्जी बैंड की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है,
it is a wide range of what discrete energy levels that can be possessed by an electron. So किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एक वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या किए जा सकते हैं, पोजेस किए जा सकते हैं, उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, सो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. अब ये जो वाइड रेंज आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं. सो एनर्जी क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और बैंड क्यों, क्योंकि ये एक वाइड रेंज है. सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी टॉपिक को समझने के लिए. अगर हम बात करें कि जो इसका ये वाले एटम का अगर पहला वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले एटम के पहले वाले शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले एटम के पहले वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स उसके सब शेल में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. सो जब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मिलेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक बैंड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसका 1s और इसका 1s, इसका 1s और इसका 1s मिल रहा है, तो 1s बैंड की फॉर्मेशन होगी. किसकी फॉर्मेशन होगी, 1s बैंड की फॉर्मेशन होगी. तो उसको फिर से समझो. सो पहला वाला एटम का जब s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले एटम के s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों मिलेंगे तो उनके s ऑर्बिट में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल. उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट शेल है उसके s ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में हमारी क्या होगी, बैंड की फॉर्मेशन होगी. सिमिलर वे में 3p में फॉर्मेशन होगी, 3s में फॉर्मेशन होगी, 3d में फॉर्मेशन होगी, एंड सो एंड सो फोर्थ. नाउ यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, पहला बैंड हो गया, इनर बैंड बोल लो. सो ये हमारा क्या है, पहला बैंड हो गया, ये हमारा इनर बैंड है, ये हमारा क्या है, आउटर बैंड है. सो इनर बैंड ये हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा. सो जो हमारा लास्ट वाला बैंड होगा उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. सो हमें वैलेंस शेल मालूम है. सो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं. सो वैलेंस शेल में क्या होता है, हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सो उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल. सो इन दोनों के एटम के जो लास्ट वाला शेल होगा, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से जो बैंड की फॉर्मेशन हुई उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं. नाउ वैलेंस बैंड में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाउ अब समझो कि कंडक्शन बैंड क्या होता है. कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा यानी कि कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. सो वैलेंस बैंड से जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है. सो वो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर जाता है, यानी कि जो एनर्जी लेवल होता है वो जीरो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं. सो इन शॉर्ट, फिर से समझो, इन शॉर्ट एनर्जी बैंड क्या होता है, एक वाइड रेंज ऑफ क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है. क्लियर हो गई चीज. जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड बेसिकली क्या है, एनर्जी बैंड है जो कि वैलेंस शेल की वजह से बना है, उसे हमने बोला वैलेंस बैंड. अब वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड. इन शॉर्ट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वो क्या कर दिया जाता है, कंडक्ट कर दिया जाता है. सो आई थिंक ये सारा पोर्शन हमारा क्लियर हो गया. हमने सबसे पहले पॉइंट किया कि मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है. उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी बैंड कैसा होता है. सो एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब दो इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है. वेयर एज जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसका पॉजिटिव पार्ट यानी कि प्रोटॉन और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है. इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक बैंड यानी कि एक रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं. हमने ये देखा. अब हमने देखा कि जो भी हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी कैसे एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि 1s 2s 2p 3p कैसे फॉर्म होता है, हमने ये पोर्शन देखा. हमने देखा कि पॉली एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, हमने इसके बारे में बात की. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो हाइड्रोजन का जो पहला शेल होता है उसमें जो एनर्जी लेवल होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है. नेक्स्ट ऑर्बिटल में 13.39 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है. उसके बाद वाली ऑर्बिटल में 1.51 इलेक्ट्रॉनिक
वोल्ट एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। दैट मीन्स ये क्या होती है, सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, क्लोजली पैक होगा, तो जो एनर्जी बैंड है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, इस वाइड रेंज ऑफ एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन होगी। सो आई थिंक मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म करते हैं सॉलिड के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक नोट आता है, उसको समझो। तो नोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे इनर बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, वेयरएज जो आउटर बैंड होते हैं वो वाइडर होते हैं, बिकॉज जो भी इंटरेक्शन लेवल होता है वो क्या करता है, वीक होता चला जाता है। जो भी साइज होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो इंटरेक्शन लेवल होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते चले जाते हैं, इसलिए साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम का एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। कंसीडर करो कि इस सोडियम के n एटम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिखता हूँ, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, यानी कि क्या है, हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड है। अगर इसे मैं क्या करता हूँ, बैंड के फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि अब n एटम क्या है, अटैच है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब 2 एटम क्या हो रहे थे, पास आ रहे थे, तो हमें इस टाइप का बैंड की फॉर्मेशन हुई। अब n एटम पास आएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे हमारे इस वाले, अगर मैं बात करूँ इस वाले यानी कि 1s की बात करूँ, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के, अब ऐसे n एटम है तो यहाँ पे क्या होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे 2s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2n इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे इस वाले बैंड में। सिमिलर वे में यहाँ पे भी, सिमिलर वे में यहाँ पे भी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है उसमें सिर्फ हाफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आधे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने आधा पोर्शन फिल्ड बताया और आधा पोर्शन क्या कहा है, एम्प्टी बताया। सो इन शॉर्ट इस वीडियो में हमने देखा कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पॉलीएक्सिक्यूटिव प्रिंसिपल की बात की, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी लेवल्स कैसे चेंज होती हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, दैट मीन्स हमने देखा एनर्जी बैंड क्या होता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर्स के डेफिनेशन में इस्तेमाल होगा, वो होगा फॉरबिडेड एनर्जी गैप। सो फॉरबिडेड एनर्जी गैप को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो फॉरबिडेड एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडेड एनर्जी गैप वो एनर्जी गैप होता है जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्शन बैंड में आता है, तब वो क्या होता है, कंडक्ट होता है। सो अगर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडेड एनर्जी गैप बोलते हैं। जब हमारे पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडेड एनर्जी गैप बोलते हैं। यानी कि जो इन दोनों की एनर्जी के बीच में डिफरेंस है, जितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडेड एनर्जी गैप बोलते हैं। नाउ जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, बेसिकली वो बैंड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो उसका क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है। सो इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुए। इन सबको देखने के बाद हमने पॉलीएक्सिक्यूटिव प्रिंसिपल को देखा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया कि किस तरीके से बैंड की फॉर्मेशन होती है।